गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। ये पाठ एक संस्मरण है जो लेखक ने फादर कामिल बुल्के की मृत्यु के बाद उनकी याद में लिखा था। संस्मरण किसे कहते हैं, है ना? तो संस्मरण उसे कहा जाता है जब स्मृति मतलब यादों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ बिताए दिनों या उनसे संबंधित यादों को जो व्यक्ति उसे यादों के आधार पर संजोगता है, लिखता है, उसे ही संस्मरण कहते हैं, है ना? तो जब स्मृति के आधार पर हम किसी व्यक्ति की यादों को संजोगते मतलब इकट्ठा करते हैं और उस व्यक्ति के साथ बिताए दिनों को याद करके लिखते हैं, लेख के रूप में, डायरी के रूप में उसे लिखा जाता है, उसे ही संस्मरण कहा जाता है। लेखक ने इसे फादर कामिल बुल्के को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था। ठीक है, तो आप ये पूछेंगे कि फादर कामिल बुल्के कौन थे? ठीक है, तो इसके बारे में ये बताते हैं कि कामिल बुल्के जो है वो एक यूरोपियन थे, ब्राज़ील के रहने वाले थे। ठीक है, और वो भारत आए थे और भारत में ही रह गए थे। ठीक है, और उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ कार्य किया। हिंदी उनकी प्रिय भाषा थी। वो एक विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति के प्रति उनका प्रेम, हिंदी के प्रति उनका लगाव बहुत अधिक रहा है और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, कई ग्रंथों का अनुवाद किया है। तो फादर कामिल बुल्के जो है वो हिंदी के एक स्तंभ थे, एक माने हुए व्यक्ति थे। इसीलिए हिंदी के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के साथ उनका रहा है और फादर के मृत्यु के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनकी साथ बिताए अपने संबंधों को, उनकी यादों को जो है उन्होंने इस संस्मरण में लिखा है। तो लेखक का फादर के साथ आत्मिक संबंध रहा है और जो 35 साल पुराना था। लेखक ने फादर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए इस संस्मरण को लिखा है कि फादर का लोगों के प्रति प्रेम, उनकी मधुर स्वभाव के बारे में जो है हमें इस संस्मरण को पढ़कर हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो फादर अपने जानने वालों के साथ एक आत्मीय संबंध रखते थे। किसी से भी रिश्ता बनाते तो उसे कभी नहीं तोड़ते थे, चाहे कितने वर्षों बाद भी उनसे मुलाकात हो, लेकिन वही पुराना प्यार, वही अपनापन, क्योंकि कहा यह जाता है कि नज़र से दूर तो दिल से दूर, है ना? लेकिन फादर कामिल बुल्के कितने वर्षों बाद भी जब अपनी किसी परिचित जो उनका आत्मीय होता है, जो उनका अपना होता है, अपना मित्र होता है, कितने वर्षों के बाद भी जब उनसे मिलते थे तो उनमें वही अपनापन रहता था। उस अपनेपन में, उस प्रेम भावना में, उस मधुरता में कोई कमी नहीं आती थी, चाहे वो कितने वर्षों के उपरांत भी
वो किसी मित्र, किसी संबंधी से मिलते थे। तो लेखक जो है बताते हैं फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में, है ना। लेखक कहते हैं कि फादर को याद करते हुए जो हमेशा, क्योंकि वो फादर मतलब पादरी, जो ईसाई धर्म में जो पुरोहित होता है उसे पादरी कहते हैं और इसे ही फादर कहा जाता है ना। तो फादर को याद करते हुए लेखक बताते हैं कि फादर हमेशा पादरियों की तरह एक सफेद चोला पहने रहते। जिस तरह से पादरी जो होते हैं या ईसाई धर्म के जो चर्च में रहने वाले जो ईसाई धर्म के पुरोहित होते हैं, उनका जो ड्रेस होता है, उनका जो पोशाक होती है, वो एक लंबा सफ़ेद चोला पहनते हैं, है ना। और फादर का रंग जो है वो बहुत बहुत गोरे थे और उस गोरे रंग में उनकी जो दाढ़ी थी वो काली, सफ़ेद और भूरी जो है, इन तीनों रंगों का मिश्रण थी। वो इस तरह की झाई ली हुई थी कि कभी कहीं से जो है वो भूरी थी, तो कहीं से सफ़ेद थी, तो कहीं से काली थी, ठीक है। इस तरह से उनकी दाढ़ी थी और उनकी आंखें जो है वो नीली थी। उन आंखों में जो है लोगों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने जो भी उनके करीबी थे उनके प्रति एक निश्चल जो ममता, प्यार छलकता था। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि वो इतनी उनमें ममता थी, वो इतने मधुर और मीठे स्वभाव के थे, वो हर किसी से, जो कोई भी उनसे मिलता, वो उनका बनकर रह जाता था। सभी के साथ वो बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनेपन से जो है वो व्यवहार करते थे, मिलते थे। जो भी व्यक्ति उनसे मिलता वो उन्हीं का हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा अपनापन कि जो भी उनसे मिलता उनकी ममता अपनेपन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। आ रहा समझ में? पहले हम लोग जो है इस पाठ का परिचय, फादर के बारे में, लेखक ने फादर के बारे में क्या लिखा है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। और उसके बाद जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जो है मैं आपको पढ़ते हुए समझाने की कोशिश करूंगी। अभी जो है हम लोग पाठ का परिचय दे रहे हैं। मैं पाठ का परिचय आपको बता रही हूँ कि पाठ में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किसके बारे में और क्या लिखा, है ना। तो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बताते हैं कि फादर जो थे वो नाम के सन्यासी थे। सन्यासी मतलब पादरी, है ना। तो उन्होंने जो है अपने परिवार को छोड़ दिया था और उनका मन में जो है सन्यासी होने की भावना आई थी। तो लेखक ये कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, जो साधु होते हैं, ठीक है, उनका किसी से मोह माया ममता नहीं होती है। वो सारे संसार के सुख को, सारे संसार के नातों रिश्तों को त्याग कर जो है वो ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। तो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहते हैं कि फादर जो थे वो नाम के सन्यासी थे, ठीक है, संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन मन में लोगों के प्रति माया, ममता, प्यार, अपनापन उनमें भरपूर मात्रा थी। तो लेखक ये कहते हैं कि जो साधु होता है वो अपनों को भी छोड़ देता है, उसका किसी के साथ जो है लगाव नहीं होता है। वो एक क्या बोला जाएगा, किसी के साथ उसका जो है अपनापन नहीं होता है, ठीक है। वो संसार के मोह माया को त्याग चुका होता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के जब सन्यासी बने थे तो लेखक कहते हैं कि वो सिर्फ संकल्प से सन्यासी थे, कि उन्होंने सन्यासी धर्म का पालन किया है या सन्यासी धर्म को अपनाया, लेकिन मन उनका अभी भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। जिससे भी वो मिलते उसे अपना बना लेते थे और उसके साथ जो आत्मीयता होती थी, जो अपनापन होता था, वो कभी भी नहीं भूलते थे, ठीक है। तो लेखक सर्वेश्वर दयाल बताते हैं
कि फादर नाम के सन्यासी थे, उनके मन में सभी के लिए आत्मीयता थी, प्रेम और अपनापन था। लेखक कहते कि है वे थे तो साधु सन्यासी जिनमें किसी के प्रति मोह माया नहीं होती। वे संसार के सभी बंधनों को त्याग देते हैं। पर फादर में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे मन से नहीं, केवल संकल्प से सन्यासी थे। वो किसी के साथ रिश्ता बनाते तो कभी उसे तोड़ते नहीं थे। कितने वर्षों के बाद मिलने पर भी उनको उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध की जो आत्मीयता थी, जो अपनापन था, वो याद रहता है। ठीक है, तो अब हम फादर के बारे में जानेंगे कि फादर कौन थे, है ना। तो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बताते हैं कि फादर का जन्म, फादर कौन, फादर का पूरा नाम क्या है, फादर कामिल बुल्के, है ना। तो ये जो है वो यूरोपियन थे। बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वहाँ वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। ठीक है, वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे और उसके अंतिम वर्ष में थे। 1 साल के बाद वो इंजीनियर हो जाते थे। लेकिन अचानक उनके मन में एक विरक्ति सी आ जाती है और वो पढ़ाई, अपना घर, अपना परिवार, अपना शहर, अपना देश छोड़कर भारत आ जाते हैं। ठीक है, तो बीच में से जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और सन्यासी बन गए और भारत को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। यानी वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो भारत आए। ठीक है, तो कर्म भूमि उनकी भारत थी। उनके मन में उन्होंने जो है भारत के प्रति बहुत कुछ सुना था। भारत एक धार्मिक और देश है ना। भारत की संस्कृति महान है। तो वो उस भारत की संस्कृति से प्रभावित थे। उन्होंने तुलसीदास को पढ़ा था, तुलसीदास के रामायण को पढ़ा था। ठीक है, और इस तरह से जो है उनके मन में भारत को देखने, भारत को जानने की इच्छा जागी और वो अपने देश यूरोप को छोड़कर, बेल्जियम को छोड़कर जो है वो भारत आ जाते हैं और भारत में जो है उन्होंने इसे अपनी कर्म भूमि बनाया। जन्मभूमि उनकी बेल्जियम थी, लेकिन कर्म भूमि उनकी क्या थी, भारत थी। ठीक है, तो वैसे रैम्स चैपल गिरजों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत आने का विचार बनाया और अपना शहर, अपना घर, अपना देश छोड़कर वे भारत आ गए। ठीक है, तो ये था फादर कामिल बुल्के के बारे में, है ना। आ रहा है समझ में। तो फादर कामिल बुल्के भारत के लिए विदेशी थे, लेकिन मैंने बताया ना कि उन्होंने तुलसीदास द्वारा रचित रामायण, रामचरितमानस को पढ़ा था, राम के बारे में जाना था और वो राम के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, और इसीलिए जो है वो भारत आए। भारत की संस्कृति से, भारतीयता से उन्हें गहरा प्रेम हो गया और यही प्रेम उन्हें भारत खींच लाया। ठीक है, और वे यहाँ आए और कभी फिर वापस जो है अपने देश नहीं गए, वो यही भारत के ही होकर रह गए। फादर ने भारतीयता को अपनाया, वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए और भारतीय भाषाओं का बड़ी बारीकी से अध्ययन भी किया। फादर कामिल बुल्के को हिंदी भाषा बहुत प्रिय थी। उन्हें बहुत, ये जो भाषा थी हिंदी भाषा, उन्हें बहुत प्यारी लगती थी।
ठीक है। और इसीलिए जो है उन्होंने अपना सारा जीवन हिंदी की सेवा में लगा दिया। ठीक है, वो हिंदी से प्रभावित थे और उन्होंने अपना सारा जीवन हिंदी में लगा दिया, हिंदी की सेवा में लगा दिया। जिस समय फादर कामिल बुल्के भारत आए थे उस समय भारत आज़ाद नहीं था और हमारी हिंदी उस समय राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं हुई थी। जिस तरह से आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा था, ठीक हमें अपने ही देश में अपनी ही भूमि, अपनी ही मातृभूमि को फिर से पाने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष करना पड़ा था। ठीक उसी तरह से हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन उस समय भी हिंदी को अपना स्थान पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि इससे पहले मुगलों का जो है समय था तो उर्दू चलती थी, अरबी फारसी चलती थी। फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने जो है अंग्रेज़ी चली और हिंदी जो है वो कहीं पिछड़ कर रह गई। तो जो हिंदी भाषी थे, हिंदी के जो साहित्यकार थे, भारतेंदु, ठीक है, और हरिश्चंद्र, कई ऐसे महान हिंदी के साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कड़ी संघर्ष किया हिंदी को अपना स्थान दिलाने के लिए। तो उस समय जब ये फादर कामिल बुल्के भारत आए थे और हिंदी के प्रति उनकी जो प्रेम था, तो वो भी जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनता हुआ देखना चाहते थे और वो हर एक मंच से जहाँ पर भी वो अपने साहित्य, अपनी कविताएं, अपने लेख पढ़ते थे, बोलते थे, कहीं भी कोई साहित्यिक गोष्ठी होती थी, वो हर एक गोष्ठी में हिंदी की तरफदारी करते थे। हिंदी के लिए, हिंदी को अपना स्थान दिलाने के लिए वो संघर्ष करते थे और उनकी बहुत ही कामना थी कि हिंदी जो है भारत में राष्ट्रभाषा बने। ठीक है, तो उनकी इच्छा थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। उस समय हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं थी, हिंदी को अपनी जगह बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। फादर ने हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की, है ना, और कई अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। फादर कामिल बुल्के ने एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की। शब्दकोश किसे कहते हैं? डिक्शनरी को। हिंदी तो इंग्लिश, ठीक है, ये शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी। तो फादर कामिल बुल्के ने एक हिंदी शब्दकोश की रचना की जो काफी प्रसिद्ध हुआ। हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी का बड़ी गहराई से अध्ययन किया, ये उनके हिंदी प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फादर कामिल बुल्के, हमारे फादर कामिल बुल्के। ठीक है, तो ये था आपके पाठ का परिचय। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगी, वर्कशीट। ठीक है, आपको करना क्या है कि इन प्रश्नों का, ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं परिचय, पाठ का जो परिचय पढ़े हैं उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और जब मैं गूगल मीट क्लास लूंगी, ठीक है, तो उस गूगल मीट क्लास में मैं आप लोगों से इन प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिख कर रखना है। ठीक है, और आपको इसे गूगल क्लासरूम में जो है भेजना होगा, लेकिन जिस समय भेजने के लिए कहा गया उस समय, लेकिन आपको लिखकर तैयार करके रखना होगा। और गूगल मीट क्लास में मैं इन प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी, आपको उस समय उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न था, फादर का पूरा नाम क्या था?
तो फादर का पूरा नाम क्या था? फादर कामिल बुल्के। वे कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। ठीक है, मैं अभी उत्तर नहीं बताऊंगी, आपको खुद से खोजना होगा, आपसे खुद से करना होगा। बस 2 ही प्रश्नों के उत्तर बता दी हूं मैं, अब आगे प्रश्न के उत्तर मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है? ये आपका एमसीक्यू के लिए भी आएगा। जो क्वेश्चंस है ये एमसीक्यू के लिए भी होते हैं, और 1 वर्ड जो आंसर होता है, एक 1 सेंटेंस आंसर, एक वाक्य में उत्तर दो, उसके लिए भी है। ठीक है, तो सन्यासी बनने से पहले फादर ने कहां तक शिक्षा ली थी? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने पूरी क्यों नहीं की? क्वेश्चन नंबर 6, लेखक का फादर के साथ कितने वर्षों पुराना संबंध था? ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस शैली में लिखा गया है? प्रश्न संख्या 8, संस्मरण किसे कहते हैं? प्रश्न 9, लेखक ने ऐसा क्यों कहा वहां पे आपको अगर दिखाई दे रहा है तो खा आ गया। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम, फादर का व्यक्तित्व कैसा था? ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है प्रश्न, आप इसको पढ़ेंगे सुनेंगे भी तो भी आप इसके प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से देते हैं। तो जब एमसीक्यू होगा तो आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, और गूगल प्रश्न में जो है मैं इनका उत्तर पूछूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रही हूं। अगली क्लास में हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।